बहुत कुछ बच गया। लेकिन जो कल पढ़ाया था उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पहली चीज़ मैंने कल बताई थी आपको कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग में आता है, हम डेवलप नहीं है। डेवलप कंट्री कौन कौन सी है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। देखो जहाँ की पर कैपिटल इनकम अच्छी हो, पर कैपिटल इनकम अच्छी होगी, वहाँ पे हमें डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हम कंपेयर करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से। जैसे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान या इंडिया का, अगर मैं कंपेयर करती हूँ अमेरिका या जापान से, तो हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, कल मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी। कल मैंने बताया था हंगर इंडेक्स के बारे में, हंगर इंडेक्स के बारे में बताया था। हंगर इंडेक्स में हमारी क्या पोजीशन है प्रेजेंट टाइम? हाँ, 105। कितनी कंट्रीज में? 120, 93 में तो बेटा 193 तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का था। इसका कितना था? 127। इतनी कंट्रीज में इंडिया कितने नंबर पे आ रहा है? 105 पे। कल मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बताया था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के इंडेक्स, सॉरी रिपोर्ट मैंने बोल दिया, इंडेक्स। इसमें हम किस कंडीशन पे आते हैं? 134। कितनी टोटल कंट्रीज? 193 कंट्रीज में हमारी क्या कंडीशन है? 134। बहुत अच्छी कंडीशन है? बहुत बेकार कंडीशन। देखो एक चीज याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स आता है ये किस बिहाफ पे आता है, किस बेस पे आता है? पर कैपिटल इनकम अच्छी हो, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। लिविंग स्टैंडर्ड अगर अच्छा होगा, साथ ही साथ उस कंट्री की जीडीपी बहुत अच्छी हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशहाली है। हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात करेंगे आज। देखो हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। हैप्पीनेस कब होती है भाई? पैसा है तो खुशियाँ हैं। समझ में आया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पैसा। हम पढ़ क्या रहे हैं? इकोनॉमिक्स। और जिंदगी में और दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पैसा। समझ में आया? ये इकोनॉमिक्स कहती है। इकोनॉमिक्स कहती है कि विदाउट मनी ना मार्केट है ना प्रोडक्शन आप कर सकते। और यही सच भी सोसाइटी में भी, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ सबसे अच्छी कंडीशन ऑफ पर कैपिटल इनकम अच्छी हो, जीडीपी अच्छी हो, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए उनकी कंट्री में। तब हम बात करेंगे कि वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 1 नंबर पे या 2 नंबर पे या 3 नंबर पे रैंक पे आ सकते हैं। यूएसए की कंट्री ज़्यादातर आती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 134 पे हमारी है। हम कितने पे आते हैं? 134। और टोटल कंट्रीज में कितनी है? जो रिपोर्ट आती है 193 कंट्रीज की, उसमें हमारी कंडीशन है 134। समझ में आ रहा है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बताता है कि इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं पॉवर्टी रेट की बात करूं, इंडिया का पॉवर्टी रेट क्या है? 11.9। ये एकदम मैं लेटेस्ट डेटा बता रही हूँ। तो इंडिया का पॉवर्टी रेट है 11.9, जो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बेकार कंडीशन में है हम। हंगर इंडेक्स में हम 105 पे आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 134 और पॉवर्टी रेट हमारा 11.9। फिर भी भाई हम, गवर्नमेंट कहती है कि हम कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पता नहीं कैसे बन जाएंगे, नहीं समझ में आता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पर कैपिटल इनकम अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड उनका अच्छा हो, जीडीपी बहुत अच्छी हो। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हैप्पीनेस वहाँ पे हो, खुशहाली हो, हेल्थ पे काम हो चुका हो, फूड सप्लाई अच्छी हो वहाँ की, तभी वो कंट्री इस इंडेक्स में टॉप पे आ सकती है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो पॉवर्टी रेट मैंने बताई कितनी है इंडिया की? 11.9। अच्छा, आप जानते हो कि गवर्नमेंट को, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। इंडिया की कंट्री कैसी है? इंडिया कैसी कंट्री? डेमोक्रेटिक। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक है हम। हमारे क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं ना। अच्छा मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि दुनिया में सबसे पहले
पहले कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने विमेन्स को वोटिंग राइट दिया? अमेरिका। अमेरिका वो कंट्री है जिसने सबसे पहले औरतों को मतदान करने का अधिकार दिया था। तो अब मैं बात करती हूँ, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे एमपी हम डिसाइड करते हैं, एमएलए हम डिसाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट का भी ये काम है कि हमारी प्रॉब्लम्स को क्या करे, वो सॉल्व करे। तो गवर्नमेंट टाइम पे कुछ प्रोग्राम्स लेके आती है। गवर्नमेंट क्या लेके आती है? टाइम पे कुछ प्रोग्राम्स लेके आती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ मनरेगा, आपने गांव में सुना होगा मनरेगा। मनरेगा में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है साल में कितने दिन का? 100 दिन। मनरेगा कार्ड बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जिसपे आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नहीं, राशन कार्ड नहीं, वो रोजगार का मतलब एक तरह का तुम्हें जॉब का कार्ड होता है, वो जॉब कार्ड होता है जिसपे आपको मनरेगा कार्ड उसको बोलते हैं, जिसपे आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिलता है। गाँव में बहुत इस तरह का रोजगार, अगर बात करूँ कि गाँव में सड़कें बनती हैं, उस पर काम हो रहा है, हैंडपम्प लग रहा है या ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो इस पर अगर काम होता है तो वो मनरेगा के तहत जो भी वर्कर्स रखे जाते हैं वो सिर्फ कितने दिन के लिए? गारंटी की अगर मैं बात करूँ, कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी है? 100 डेज, ओनली 100 डेज। क्या होता है भाई 365 डेज में 100 डेज बहुत कम है। आपको पता है एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं बात करूँ, इंडिया की कितनी % आबादी यूथ है? 60% आबादी इंडिया की, यानी 60% पॉपुलेशन यूथ है। और इतनी बड़ी यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना कोई मजाक नहीं है। दुनिया में सबसे यंगेस्ट कंट्री इंडिया है। दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री कौन है? इंडिया। क्यों कहा जाता है इंडिया को यंगेस्ट कंट्री? क्योंकि 60% पॉपुलेशन यूथ है इंडिया की। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना सच में मजाक नहीं, लेकिन गवर्नमेंट काम कर सकती है और जो कंडीशन है वो बेटर कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही है, वो अलग मैटर है। तो फाइनली मैंने जैसे बताया मनरेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और गारंटी वो चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर रोजगार गारंटी प्रोग्राम उनका चला है। ये 1993 में भी चला है। 1993 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसके देखो भैया सर मतलब फोल्ड 1993 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री की तरफ से रोजगार योजना की गारंटी दी जाएगी, जिसमें कई सारे गांव में या छोटे छोटे कस्बे, देखो शहरों में तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ये तो आप जानते हो कि कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में या किसी आप कोई बिजनेस कर लेते हो, कोई छोटी सी शॉप लगा लेते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में आता है। लेकिन असली जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है? गाँव में उतना रोजगार नहीं है। क्यों रोजगार नहीं? क्योंकि हम किस गाँव में किस पे बेस्ड हैं? एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। हमें पॉवर्टी रेट होने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह एक चीज और है। मैंने इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर्स बताए थे। 3 सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर बताया था। इन तीनों सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता है सेकेंडरी। देखो वैसे तो प्राइमरी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन का, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप कंट्री, जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया में अगर मैं कहूँ पंचवर्षीय योजना आती है, 5 ईयर प्लान जो आज 5 साल पे आते हैं, उनमें पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर जब दिमाग में आता है तो पहला नाम क्या आता है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे बहुत ध्यान दिया गया था, लेकिन अब हमें चाहिए कि हमें सेकेंडरी सेक्टर पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर मिलता है, पता है कहाँ से मिलता है? सेकेंडरी सेक्टर से। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है? सेकेंडरी सेक्टर से। क्योंकि देखो प्राइमरी सेक्टर में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर या माइनिंग, ये अगर डेयरी का काम होता है या पोल्ट्री फार्म, आप जानते हो गांव में अगर नानी वानी क्या देखा होगा, दादी वादी क्या देखा होगा। मैं कहती हूँ एक चिप्स है, चिप्स का पैकेट कितने सेक्टर से होके गुजरा है? कुछ है वॉटर, कोई छोटी वॉटर किया। अच्छा चलो, वाह क्या बात, ले लो। अभी बच्चे होते तो नहीं देते। फाइनली पहली चीज कि ये मेरे हाथ में क्या है? कैंडी है, ठीक। ये कैंडी 3 स्टेप से गुजरी है। कितने स्टेप से? 3 स्टेप से गुजरी है।
फर्स्ट स्टेप इसका अगर मैं बात करूँ, इसमें कुछ चॉकलेट्स होंगी, इसमें मिल्क होगा, ठीक है। तो वो कहाँ, दूध पेड़ पे, सॉरी दूध फैक्ट्री में तो बन नहीं रहा, डेयरी में हो रहा है, ठीक। वो कौन सा सेक्टर हो गया? प्राइमरी। इसको बनाया गया किसी ना किसी जगह पे, इसकी पैकेजिंग, वो क्या हुआ? इस पे कंपनी का नाम लिखा गया, कोई भी कंपनी जो भी वो चाहती, उसने अपना नाम इस पे ब्रांडिंग की, उसका ब्रांड हुआ, वो कहाँ हुआ? सेकेंडरी सेक्टर। एडवर्टीजमेंट हुआ इसका, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान इसको लेके खड़े थे और कह रहे थे इसको खरीदिए, हाँ क्योंकि बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह। तो वो किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी। अब बात करती है मार्केट में आ गई, ये कहाँ आ गई? मार्केट में आ गई। मार्केट में आने के बाद इसे बेचा गया, किसी ने खरीदा, प्रॉफिट में, लॉस में, या जो भी कंडीशन हो, वो कौन सा सेक्टर का? टेरिटरी। हर प्रोडक्ट 3 सेक्टर से होके गुजरता है, ठीक है। समझ में आया? कितने सेक्टर से गुजरता है? 3 सेक्टर से। अगर मैं बात करूँ कि मैम स्टील की बॉटल्स हैं या प्लास्टिक की चेयर है, ये तो सिर्फ एक ही सेक्टर, 2 सेक्टर से गुजरती है। आप स्टील, माइनिंग से जो चीज़ें निकलती हैं, मेटल कहाँ से निकल रहा है? माइनिंग से निकल रहा है, ठीक है। तो माइनिंग यानी खुदाई करके जो भी चीज़ें निकल रही, वो कौन सा सेक्टर हो गया? प्राइमरी सेक्टर हो गया। फर्स्ट स्टेप, कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है हमें? प्राइमरी सेक्टर से। उसे हम प्योर कर रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं, उसे अपडेट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? सेकेंडरी। मार्केट में लाकर उसे बेच रहे हैं, थर्ड सेक्टर हमारा। तो इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इकोनॉमिक्स में सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज आती है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं? इंडस्ट्रीज नहीं आती, इसमें एग्रीकल्चर या माइनिंग का लेवल जो होता है। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आती है, प्राइमरी में इंडस्ट्रीज नहीं आती, क्योंकि इंडस्ट्रीज में चीजें हर थोड़ी ना रही हैं। अगर मैं बात करूं, आप एप्पल जूस पीते हो, आता है पैकेट में, या आप कोई भी एक जूस का नाम बताओ, फ्रूटी पीते हो, फ्रूटी पीते हो, फ्रूटी आम कहाँ है? आम क्या इंडस्ट्री में बन रहे हैं? नहीं बन रहे। आम कहाँ बन रहे हैं? प्राइमरी में। अगर मैं कहूँ कि आप मार्केट से फ्रूटी खरीदते हो, तो फ्रूटी जो है वो फ्रूटी का ब्रांड है, वो 3 सेक्टर से होके गुजर रहा है। प्राइमरी सेक्टर, फ्रूटी किससे बन रही? मैंगो से, आम से। तो भाई आम कहाँ हो रहे हैं? फैक्ट्री में तो होते नहीं। प्राइमरी एग्रीकल्चर में आ गया ये। सेकेंडरी, अब मैंने कहा जो आम हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में, उसको इंडस्ट्री में लाया गया, उसको शेक किया गया, और उसके बाद वो सेकेंडरी सेक्टर में जूस के तैयार हो। समझ में आया? और फिर वो लास्ट स्टेप क्या हुआ? बिक गया। हमारे यहाँ पॉवर्टी क्यों सबसे ज़्यादा? उसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइमरी सेक्टर पे बहुत बड़ी आबादी का डिपेंडेंट है। हमारी देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंडेंट है? प्राइमरी सेक्टर पे। तो इंडिया में पॉवर्टी रेट इसलिए भी हाई है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी सेक्टर पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर आपको एग्रीकल्चर में लोग जुड़े हुए दिखेंगे गाँव में। आप गांव जाते हो तो आपको क्या दिखता है कि एक फैमिली है, उस फैमिली में 8 या 10 लोग हैं। अब 8 या 10 लोग पूरे के पूरे खेतों में लगे रहते हैं। क्या हो बेटा? आइए बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कहा कि एक गांव है और उस गांव में कोई एक फैमिली है, उसमें कितने लोग रहते हैं? 8 या 10 लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि 8 या 10 लोग खेतों में काम करते हैं। कोई कटाई का काम कर रहा है, कोई बुआई का काम कर रहा है, पूरी की पूरी फैमिली क्या है? खेतों में लगी है। तो भाई काम है कितने लोगों का? वो 2 या 3 लोगों का। लगे कितने हैं? 8 या 10 लोग। तो इसे बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा। लगे तो सब हमें दिख रहे हैं कि भाई सब काम में लगे, लेकिन वो उतना की जरूरत नहीं है। जैसे मम्मी ने कहा कि घर में सैलेड बनाना है। अब सैलेड बनाने के लिए प्रॉपर कितने लोग चाहिए? 2 लोग। अरे 2 लोग मैं रख लेती हूँ, चलो। एक काट रहा है, एक उसको ऑर्गेनाइज डेकोरेट कर रहा है, तो 2 लोग चाहिए प्रॉपर। उसमें 6 लोग लगे तो 4 की क्या हो गई? मम्मी ने देखा कि पूरे के पूरे 6 ग्रुप में खड़े, तो उन्हें क्या लगा कि 6 के 6 काम कर रहे हैं।
लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, 4 लोग बिना मतलब है, किसी का उसमें उतनी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे भी इसी को कहते हैं हिडन, छुपी हुई बेरोजगारी जो होती है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जितनों की जरूरत होती है उससे डबल लोग उस काम में लगे होते हैं। या अगर मैं बात करूं ऐसी बेरोजगारी, जैसे अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने हायर एजुकेशन हासिल की, लेकिन आपको जॉब क्या मिली है, बहुत छोटे लेवल की मिली है, आपको सैलरी बहुत कम मिल रही है, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि जो इंसान जिस पोस्ट के लिए अवेलेबल था, जिसके काबिल था, उसको वो पोस्ट नहीं मिली, तो ये भी क्या है, एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करूं आपकी मौसमी बेरोजगारी भी होती है, सुना है इसके बारे में? गांव में सबसे ज्यादा मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। कैसे? अच्छा, वो खेत में पानी देखो, एक टाइम होता है, जैसे अगर कोई फार्मर है वो गेहूं की क्रॉप्स लगाता है, अब उसका मौसम आया चावल की क्रॉप्स लगाई, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सीजन या मौसम आएगा जिसमें गेहूं या चावल नहीं होता, रबी खरीफ जाती होती है ना, तो सीजन में उसको क्या करना पड़ेगा, वो बैठ जाएगा, उसके खेत ऐसे खाली पड़े रहेंगे, तो वो क्या है, मौसमी बेरोजगार। एक टाइम के बाद मौसम उसका चला गया। या अगर मैं कहूँ कि कुछ वर्कर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे बागाती फसलों के लिए, प्लांटेशन में जैसे आम के बाग हैं या अंगूर के बाग हैं, तो एक टाइम एक ही सीजन में होता है, हर सीजन में तो होता नहीं, तो बाकी सीजन वो क्या करेंगे, बैठे रहते हैं, जॉब नहीं है उनके पास, कोई काम नहीं है, तो वो क्या है, मौसमी बेरोजगारी। वो कैसी बेरोजगारी है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगी, मैं लास्ट टाइम कह रही, मैं मौसमी बेरोजगारी की बात कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो ऐसी बेरोजगारी जो क्या है, एक टाइम के बाद, एक मौसम के बाद, एक वेदर, जब वेदर चेंज होता है तो उसके बाद वो चीज़ नहीं हो सकती, नहीं उस क्रॉप्स को हम लगा सकते, तो उसके बाद वो फार्मर्स बैठ जाते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो ये सब बहुत, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में पॉवर्टी केस यानी क्या कारण है, क्या वजह है कि इंडिया में पॉवर्टी रेट हाई है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं भी दूंगी एग्जाम में, ठीक है? तो उसमें आप लिख सकते हो कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप लिख सकते हो कि क्या क्या वजह है। एग्रीकल्चर पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है, हम प्राइमरी सेक्टर में बहुत डिपेंडेड है, हमने सेकेंडरी सेक्टर में उतना कोई काम नहीं किया है। फिर हम लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि यूथ बहुत ज़्यादा है, हमारी कंडीशन क्या है, यूथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। दुनिया में अगर मैं बात करूँ सबसे यंगेस्ट कंट्री में कौन कंट्री आ रही है, इंडिया आ रही है। तो अगर इंडिया सबसे यूथ में आ रही है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, रोजगार कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। अगर मैं कहती हूँ कि हम पॉवर्टी रेट अगर आपकी इतनी ज़्यादा क्यों है, इसका सीधा इफेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी हमारा बहुत नीचे है। हमारी कंडीशन क्या है, 134। इस कंडीशन पे हमें ह्यूमन डेवलपमेंट, टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 193 में हमारी क्या कंडीशन है, 134 में है, यानी हम अच्छी कंडीशन में। इसकी वजह क्या है कि हमारा पॉवर्टी रेट कितना है, 11। क्यों इतना हाई है पॉवर्टी रेट हमारा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटल इनकम कम है, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बहुत कम है, बहुत ही खराब है, जीडीपी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, हैप्पीनेस में भी हमारा मैटर आप जानते हैं। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, कई तरह के वो रोजगार जो उसके प्रोग्राम से वो स्टार्ट उसने किए, गारंटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। एक चीज और गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी पॉवर्टी के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कल मैंने बताया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो पहली मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कौन लेके आया था, अलाउद्दीन खिलजी लेके आया। समझ में आ रहा है ना, एकदम एग्जैक्टली। तो क्लियर हो गया, एक बार रिवीजन कर दो, ये चैप्टर खत्म, नोट्स लगवा के खत्म कर दो, फिर कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले बात करते हैं इंडिया किसमें आता है, डेवलपिंग में। इंडिया किसमें आता है, डेवलपिंग। 3 तरह की कंट्री होती है, डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप। डेवलप वो जिसने फूड, हेल्थ, एजुकेशन पे कम्प्लीटली काम कर लिया है, डेवलपिंग जो उस पाथ पे चल रही है। थर्ड जिसने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो हम तो भाई सेकंड वाले में आते हैं, डेवलपिंग में आते हैं। फिर मैं बात करती हूँ हंगर इंडेक्स में हमारी क्या पोजीशन है, 105 पे है, 127, ये लेटेस्ट डेटा है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहाँ पे, 134, 193 टोटल कंट्रीज हैं जिसमें हमारी कंडीशन 134 है, जो बहुत ही बेकार है, अच्छी नहीं है।
देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस पे बनता है, किस बेस पे, किस बिहाफ पे बनता है? पर कैपिटल इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड, हैप्पीनेस रिपोर्ट उनकी क्या है, जीडीपी कैसी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं बात करती हूँ इंडिया में पॉवर्टी रेट कितना है, 11.9 है। हमारी कंट्री की यूथ जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट यूथ है, तो 60% है, जो एक बहुत बड़ी वजह है पॉवर्टी की, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट की। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो इसी बेस पे ये पॉवर्टी, मैंने बताया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे पहले कौन लाया था? देखो ऑफिशियल तो मैंने उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं नहीं कह सकती, उसे मैंने क्या बताया था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। क्या थी वो? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी। लेकिन बाद में मैं बात करूं कि उसी का एक कॉन्सेप्ट या कह सकते हो, या सबसे पहले जिसने सोचा वो था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस पे काम किया। और आप जानते हो एक राशन कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये गवर्नमेंट क्यों लेके आई है? क्योंकि पॉवर्टी रेट इतना हाई था हमारी कंट्री का। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे लोगों को चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, लो प्राइस होता है मार्केट प्राइस से, ठीक। तो इसके थ्रू आपने राशन कार्ड वाला सिस्टम सुना होगा, जो आपके घर में भी हो सकता है, किसी ना किसी के हो। तो उसके तहत जो मार्केट प्राइस होता है उससे लो प्राइस पे आपको सामान मिलता है। समझ में आया? ये क्यों किया है गवर्नमेंट ने? पॉवर्टी रेट ज़्यादा, क्योंकि पॉवर्टी रेट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, भुखमरी की कंडीशन बहुत ज्यादा है। क्लियर? चैप्टर